नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात कर लेते हैं बुलेटिन में सबसे पहले यास तूफान की। यास तूफान का यूपी में भी असर दिखेगा, इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही गुरुवार से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ भी नजर आ रहा है। यूपी में 28 मई को ज्यादा असर दिखने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाओं के साथ ही प्रदेश में बारिश हो सकती है। और यास तूफान को लेकर वाराणसी में भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद वाराणसी के गंगा घाट पर नाविक अपनी अपनी नाव सुरक्षित करने में जुटे हैं। वाराणसी में तेज हवाओं के साथ ही बारिश के अनुमान लगाया जा रहा है, जिस वजह से नाविकों के मन में अब यास तूफान को लेकर डर भी देखने को मिल रहा है। इसलिए नाव को सुरक्षित करने के लिए घाटों पर पहले से ही बांधने में नावों को जुटे हैं, ताकि नावों का नुकसान ना हो सके। तूफान जब आता है तो ये जो गंगा जी का दबाव है, जो लहर है, वो बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रभावित करता है। ऐसे में जो न्यूज़ चल रहा है इस समय यास तूफान का, वो काफ़ी भयावह है और वो यूपी से होते हुए बनारस में ज़्यादा क्षति पहुंचाने की लगता है। तो इस वजह से हम लोगों ने पहले से ही अपनी तैयारी को पूरा कर ली है और नावों को बांध लिए, क्योंकि ये जब लहर चलती है तो इससे नावों को काफ़ी क्षति होती है। चलिए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे गाजीपुर की, जहां पर मौसम में काफी बदलाव नजर आ रहा है। तूफान के असर की वजह से तापमान में भारी गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। बादलों के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। वहीं कुशीनगर की ये तस्वीर, जहां मौसम अचानक बदल गया, हल्की बूंदाबांदी के साथ ही आसमान में काले बादल छा गए। उन्नाव की ये तस्वीर, बारिश होने की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में उन्नाव में 6 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा है। 6 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ने का अपने आप में एक मतलब होता है। जलस्तर बढ़ने के बाद उन्नाव में गंगा किनारे चौकसी बढ़ा दी गई है। तो मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई वाले क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है। और इस पूरे मसले पर, इस मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय, वाराणसी से रवि पांडे, चंदौली से नितिन गोस्वामी और मिर्जापुर से सुमित भी हमारे साथ हैं। चलिए सबके पास एक एक कर चलते हैं। सबसे पहले रुख आजमगढ़ का करते हैं। अभिषेक, ये बताएं कि वहां पर मौसम के हालात क्या हैं और किस तरह की तैयारी प्रशासन को लेकर है ऑरेंज अलर्ट को लेकर। जी मेनका, यकीनन आपको बताना चाहेंगे, कल देर शाम जैसे ही मौसम विभाग का अलर्ट आता है, आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार पूरे जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर देते हैं। देर रात तूफान यस का आंशिक रूप आजमगढ़ में देखने को मिला है, जहां करीब 12 बजे एक तूफानी हवा चलती है। करीब 15 मिनट तक ये हवा पूरे जनपद में चलती है, जिसके बाद बूंदाबांदी और रिमझिम बारिशें शुरू हो जाती हैं। हालांकि इस पूरे तूफान में कोई कैजुअलिटी पूरे जनपद में नहीं हुई है अभी तक। पूरे तूफान को देखते हुए आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अलर्ट जारी करने के बाद कोरोना काल में जो अस्पतालें हैं, उनको जो कोविड अस्पताल हैं, वहां पर जनरेटर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, चूंकि जो भी पेशेंट हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आसपास के जनपद हैं उनमें भी आजमगढ़ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने अलर्ट जारी करवा दिया है और वहां पर भी हर तरीके की सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो किसान हैं, बाकी लोग हैं, उनको भी एक मैसेज दिया गया है और जिला प्रशासन लगातार एक स्पीकर के माध्यम से पूरे जनपद में काफी चिंता है इसे लेकर कि कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो। रवि पांडे वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, वहां पर घाटों पर जो नाविक हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, नावों को सुरक्षित बचाने की तैयारी, और क्या अलर्ट प्रशासन की ओर से? देखिए, यास तूफान का असर जो हुए कल दोपहर से भी देखने को मिलने लगा। बादलों ने डेरा डाल रखा है, तो वहीं जो हवाएं हैं वो लगातार चल रही है। बीती रात हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई। आज सुबह का जो मौसम है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये मौसम वाराणसी में पूरे हर तरफ बना हुआ है और हवाएं लगातार चल रही हैं, बादलें अपना डेरा डाल रखी है और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज और कल वाराणसी में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने जहाँ हाई अलर्ट घोषित कर रखा है, तो वहीं हेल्पलाइन नंबर भी जारी रखा है। वहीं अगर घाटों की बात करें तो नाविकों ने यास तूफान की जो तस्वीरें उसको देख करके अपनी नावों को किनारे बांध दिया है, ताकि
जो तूफान आते हैं उनमें जो गंगा की लहरें होती हैं उनसे नावों को खाता नुकसान होता है, तो उस नुकसान को देखते हुए नाविक पहले ही सुरक्षित रखे हुए हैं। उसके अलावा एनडीआरएफ की टीम और घाटों पे जो पुलिस की टीम है वो लगातार निगरानी रखी हुई है। यदि अगर कोई विषम परिस्थिति बनती है तो उसको लेकर के वाराणसी में जो शासन वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और सतर्क है। ठीक है, चंदौली से नितिन गोस्वामी हमारे साथ हैं। नितिन, आप बताएं कि चंदौली में क्या हालात है इस वक्त? नितिन के पास चलेंगे, उससे पहले मिर्जापुर का रुख कर लेते हैं। मिर्जापुर से सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, मिर्जापुर में प्रशासन की ओर से क्या अलर्ट है, लोगों को क्या एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है तूफान के मद्देनजर? बिल्कुल, हम बता दें कि मिर्जापुर में यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। हम इस समय गंगा के किनारे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो नौकाएं अब तक चलने लगती थी वो नौकाएं ये देखिए यहीं पर खड़ी हैं और जो हवाएं है वो काफी तेज है और पानी देख लीजिए वो लहर है, पानी में तेज हवाएं होने के कारण लहर है। और प्रशासन की ओर से एक निर्देश जारी कर दिया गया था, लगभग कुछ गाइडलाइन जारी किए गए थे कि गंगा के किनारे आपको नहीं जाना है और जिला प्रशासन के जो एसडीएम लेवल के अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए थे कि वो जगह जगह जा करके कैंप करेंगे और गंगा के किनारे लोगों को एक सख्त निर्देश भी दिया गया था कि आप गंगा के किनारे न जरूरत हो तो बिल्कुल न जाए, क्योंकि तूफान का असर जो है दिख सकता है। क्योंकि जो हवाएं हैं आप देख सकती हैं कि हम खड़े हैं और यहाँ तेज हवाएं हैं। जी बिल्कुल सुमित, हवा की रफ्तार आवाज से भी समझ में आ रही है कि काफी तेज हवा चल रही है वहां पर। चंदौली से नितिन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नितिन, गंगा का जलस्तर भी कई जगहों पर बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, प्रशासन क्या कह रहा है कि कितनी सतर्कता बरतनी होगी, कितना खतरा है अगर यास का असर यहाँ तक पहुंचता है? देखिए, मिलकर बता दें, जो दो तरह से इस जिले में दो तरह की व्यवस्था की गई है। एक तो जो अधिकारी थे जो छुट्टी पे थे, चाहे लेखपाल हो कानूनगो हो, उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई और उनको अपने कार्यस्थल पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो ऐसे इलाके हैं जहां पर गरीब तबका है, खासकर चंदौली का नौगढ़ इलाका, पहाड़ी इलाका, नक्सली इलाका जो है, वहां पर विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कच्चे घरों में रहते हैं, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए जरूरत पड़े तो उनको रेस्क्यू करके कहाँ ले जाएगा, इस तरह के इंतजाम यहाँ के जिलाधिकारी ने किए हैं। साथ ही करीब 24 जोड़ी ट्रेनों को यहाँ आपको बता दें मेनका रद्द कर दिया गया है। हावड़ा दिल्ली रेल रूट पर जो सबसे महत्वपूर्ण रेल रूट है उसमें 24 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कोरोना से वैसे भी ट्रेनें कम चल रही थी और अब इन ट्रेनों को रद्द किया गया है, तो यात्रा और यात्री भी प्रभावित होंगे। ठीक है, लोगों को थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन बड़े कदम उठाने भी जरूरी है, एहतियात बरतना भी जरूरी है, क्योंकि अगर जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है अगर यास तूफान का असर यहाँ तक होता है तो जाहिर सी बात है नुकसान ना हो, न जान का न माल का, तो इसलिए इस तरह के कदम उठाने जरूरी भी है। धन्यवाद आप सभी का पूरी जानकारी देने के लिए। इधर प्रयागराज में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर श्रृंगवेरपुर घाट पर जल्द बिजली शवदाह गृह बनाया जाएगा और इसके लिए राजस्व विभाग ने 4 बिस्वा जमीन की पहचान कर भी ली है। लेखपाल ने इसका प्रस्ताव एसडीएम को भेजा। अब सरकार की मंजूरी के बाद शवदाह गृह बनेगा। यहां पर घाट किनारे कई शवों की तस्वीर वायरल हुई थी। अब शव दफनाने की परंपरा खत्म की जाएगी। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ऐसे परिवार भी हैं जो यहाँ पर शव दफनाते हैं, ये परंपरा उनकी पुरानी चल रही है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जिंदा रहते भी अपने लिए जगह निर्धारित कर लेते हैं और एनजीटी ने भी शव दफनाने पर रोक लगाई है। हालांकि पर्यावरण के लिहाज से, नदी का पानी प्रदूषित ना हो, इस लिहाज से शव दफनाना यहाँ पर सही नहीं माना जाता। सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, ये बड़ा असर है कि अब यहाँ पर शवदाह गृह बनाया जाएगा और इसके लिए जमीन की पहचान भी हो गई है। कोई खबर है कि कब तक इस पर काम शुरू हो जाएगा और कब तक यहाँ पर शवदाह गृह बन जाएगा? देखिए, प्रयागराज में 2 घाटों पर तारागंज और इसके साथ ही साथ रसूलाबाद घाट पर विद्युत शवदाह गृह बने हुए हैं, लेकिन अभी तक श्रृंगवेरपुर घाट पर कोई विद्युत शवदाह गृह नहीं था और यहाँ पर बड़ी संख्या में आसपास के जिलों और प्रयागराज से भी यहाँ पर अंतिम संस्कार के लोग के लिए आते थे और यहाँ पर शव को दफनाए जाने की भी परंपरा था और बड़ी संख्या में न्यूज़ 18 ने भी दिखाया था कि लोगों के शवों को यहाँ पर अंतिम संस्कार में दाह संस्कार न कर उन्हें दफनाया गया था, जिससे यहाँ पर प्रदूषण हो रहा था, गंदगी भी फैल रही थी। इसको देखते हुए अब जिला प्रशासन ने एक पहल की है
कि अब यहाँ पर विद्युत सौदागरी बनाया जाए। इस मामले में हल्का लेखपाल ने एक रिपोर्ट बनाकर एसडीएम सोराव को भेजी है और उसके बाद डीएम की ओर से प्रस्ताव शासन को जाएगा और जल्दी शासन से मंजूरी मिलने के बाद यहाँ पर अब विद्युत सौदागरी का निर्माण होगा, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो जो घाटों पर गंदगी होती है वो नहीं होगी और कम समय लगेगा, करीब 35 से 40 या 45 मिनट लगता है एक बॉडी की क्रिमिनेशन में विद्युत सौदागरी में। और जो उसका खर्च है वो भी सरकार जो निर्धारित करेगी, करीब 450-500 रुपए। उस खर्च में ही लोग जो है अपने परिजनों का जो है अंतिम संस्कार विद्युत सौदागरी में कर सर्वेश, सकेंगे। ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि जो लोग जिनकी परंपरा है यहाँ पर शव दफनाने की, उनका किस तरह का रिएक्शन है अब इस मसले पर, क्योंकि वहां पर प्रशासन की ओर से रोक लगा दी गई है कि कोई भी शव दफनाए न जाए। इसके बारे में भी रिएक्शन जरूर लोगों से लीजिएगा और इस वक्त बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, उस पर भी आपका रिएक्शन लूंगी। कोरोना को लेकर जनहित याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का ये मामला है। सरकार आज हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। 5 जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी सरकार देगी। बिजनौर, बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती और जौनपुर जिले की जानकारी सरकार की ओर से अदालत के सामने रखना है। साथ ही जांच शुल्क को लेकर भी जानकारी दी जानी है। सर्वेश, ये सुनवाई कब शुरू होगी और किस तरह की तैयारी राज्य सरकार की? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रीष्मावकाश चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस मामले की सुनवाई होगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर मॉनिटरिंग कर रही है और इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई 22 मई को हुई थी, जबकि कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि 5 जिलों में, जिनमें बिजनौर, बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती और जौनपुर है, यहाँ पर कोरोना केसेस ज्यादा थे, तो यहाँ पर पूछा था क्या रणनीति है और क्यों इस तरह से केस कम नहीं हुए हैं। तो इस पर सरकार ने मोहलत मांगी थी और कहा था कि अगली सुनवाई पर वो जानकारी करके कोर्ट को अवगत कराएगी कि क्या यहाँ पर प्लानिंग की गई है, कैसे यहाँ पर संक्रमण कम हो सकता है। इसके साथ ही साथ प्राइवेट अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों की जो शिकायत की गई थी उन मामले की सुनवाई के दौरान, उसमें ये कहा गया था कि उनके रेट निर्धारित नहीं है, जिसकी वजह से तमाम लोगों से जो जांच शुल्क है वो ज्यादा लिए जा रहे हैं। इस पर भी एक जानकारी मांगी थी कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा था कि डायग्नोस्टिक सेंटरों पर क्यों नहीं दर निर्धारित कर दी जाती, तो इस पर भी समय मांग लिया था कोर्ट से, उस पर भी सुनवाई होगी। अब आज की जो सुनवाई है वो काफी अहम इसलिए होगी कि जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस चल रही है, हो सकता है कि कोर्ट उस पर भी कुछ राज्य और केंद्र सरकार को आदेश जारी कर सकता है कि किस तरह से वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ी संजीवनी मानी जा रही है इस कोविड की लड़ाई में। बिल्कुल सर्वेश, तो आज का दिन बेहद अहम है। इलाहाबाद यहाँ हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। एक तरफ तो 5 जिलों के बारे में सरकार की ओर से जानकारी दी जाएगी, वहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, खासकर कोविड के मद्देनजर, और दूसरी तरफ हो सकता है वैक्सीनेशन पर भी अदालत की ओर से कोई टिप्पणी, कोई निर्देश, कोई आदेश दिया जाए। धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लखीमपुर खीरी के रमैया बेहड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 कोबरा सांप निकल आए, जिसके बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। दोनों सांप एक दूसरे में उलझे हुए थे। 2 कोबरा देखकर अस्पताल परिसर में काफी देर तक लोगों की सांसें अटकी रही। करीब 1 घंटे तक दोनों सांप अस्पताल परिसर में ही रहे। इस दौरान कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। कोरोना काल में कई जगहों पर यूपी पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिल रहा है। वो अपनी जान पर खेलकर लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कई जगहों पर बर्बरता भी पुलिस की ओर से देखने को मिल रही है। आरोप है कि बरेली में पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर एक युवक के हाथ और पैर में कील ठोक दी। वहीं मऊ और रायबरेली में पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में कई लोगों की पिटाई की। पुलिस की इस बर्बरता की जितनी भी निंदा की जाए कम ही होगी। पीपुल फ्रेंडली पुलिस जब लोगों के हाथ और पैर में कीलें ठोकने लगे तो समझ सकते हैं कि पुलिस किस कदर वर्दी के नशे में चूर है। बरेली में पुलिस का डरावना चेहरा देखने को मिला है। आरोप के मुताबिक पुलिस ने घर के बाहर बिना मास्क के बैठे युवक के हाथ पैर में कीलें ठोक दी। पीड़ित रंजीत का कहना है कि रात में वो करीब 10 बजे घर के पास था, तभी पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई और फिर उसके हाथ पैर में कीलें ठोक दी। थाने में उसे बुरी तरह पीटा भी गया। रंजीत का कहना है कि कुछ दिनों पहले कुछ पुलिसकर्मियों से उसका झगड़ा हो गया था, जिसके चलते पुलिस वालों ने उसके साथ ऐसी बर्बरता की। सर वो जो आगो पट्टी बांधी थी तो उसका कीले को ठोकी है उसका चौकी के अंदर। चल रहा पिछला जी सर चल रहा है, एक चल रहा है उसी में। फिर क्या हुआ? मैं इससे पहले 100 नंबर वाले से मैं थोड़ा झगड़ा हुआ था सर।
कुछ टाइम पहले। तो ये पुलिस वालों ने तुम्हारा किले ठोकी है? जी, और उनके साथ में जो बगैर ड्रेस के थे वो, उन लोगों ने बहुत मारा है। लेकिन एसएसपी ने युवक के आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने ये ड्रामा किया है। थाना बारादरी का एक मामला है जिसमें एक लड़का है रंजीत, इसके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा उसके हाथ और पैर में कील ठोक दी गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच कराई गई है। इसमें ये पता चला है कि 24 तारीख को ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा बदतमीजी की गई थी और वहाँ पे बिना मास्क के घूम रहा था। तो इसी तरह से ये गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है और ये घटना 24 तारीख की है और आज 26 तारीख को ये व्यक्ति अपने हाथ और पैर में कील लेकर आया है और ये ऐसा आरोप लगा रहा है, जबकि ये मौके से ही फरार हो गया था और पुलिस लगातार इसके घर पे दबिश दे रही है। तो इस पूरे प्रकरण में अभी तक पुलिस के ऊपर कोई जो दुर्व्यवहार है या इस तरह की जो शिकायत है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। उधर मऊ मोहम्मदाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस पर एक शख्स से मारपीट करने का आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन कर दुकान खोलने के आरोप की जांच करने पहुंची थी। युवक पर आरोप है कि वो दुकानदारों को फोन कर पुलिस के आने की जानकारी देता था। व्यापारी के साथ मारपीट की घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आरोपी युवक के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा था और वहाँ पे दुकान जो है शटर जो है ताला अपना खोल करके जब कोई आता था उसका इस्तेमाल करके लोगों को अंदर लिया जाता था। तो उसके जो सूचना मिली थी उस पर फोर्स मौके पे गई थी, उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की थी। उसी क्रम में जो वीडियो में दिख रहा है कि एक सिपाही द्वारा बहुत ही अशोभनीय तरीके से उस व्यक्ति से व्यवहार किया है और मारपीट की बात भी सामने आई है। उसको देखते हुए वीडियो को हमने तत्काल जो एक आरक्षी इसमें इन्वॉल्व है उसको लाइन हाजिर किया है। रायबरेली में तिलक समारोह से लौट रहे युवकों की पुलिस ने पिटाई कर दी। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के सूची चौकी का है। आरोप के मुताबिक सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों के साथ गश्त कर रहे सूची चौकी इंचार्ज ने तिलक समारोह से लौट रहे 5 लोगों को रोककर उसकी जमकर पिटाई कर दी। तिलक में फ्रेंड की तिलक चढ़ाने गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे तो हम लोग को 100 नंबर गाड़ी मिली। तो हम लोग वहाँ पे तो कुछ ध्यान नहीं दिया, हमको कुछ पता नहीं। तो हम लोग आगे गए सूची के पास, हमको सिविल वर्दी में थे, सिविल गाड़ी थी। उसके बाद वो लोग हाथ दिए, हम लोग नहीं रोके। उसके बाद 100 नंबर गाड़ी आई, हम लोग रोक दिए। फिर वहीं पे हम लोग को खूब मारे। फिर सूची ले जाके वहाँ पे चौकी में सिविल वर्दी में ही मारे वहाँ भी। सब मारने वाले कौन से लोग हैं, क्या जानकारी है क्या? हाँ, वो उनको मैं वहाँ सूची दरोगा को पहचानता हूँ। पुलिस के मुताबिक 5 लोग शराब के नशे में पुलिस को गाली दे रहे थे। शिकायत मिलने के बाद एसपी ने सीओ को मामले की जांच सौंपी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। उस काम में मौजूद 5 व्यक्ति द्वारा पुलिस स्थानीय पुलिस से काफ़ी अवज्ञा की गई। इस संबंध में पुलिस द्वारा उनका चालान भी किया गया। कार में मौजूद व्यक्तियों द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि उनके साथ पुलिस ने मारपीट की है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी सलोन को सौंप दी गई है। जांच की रिपोर्ट के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी हमेशा पुलिस को पीपुल फ्रेंडली बनाने पर जोर देते हैं, लेकिन वर्दी के नशे में चूर महकमे के कुछ लोग अपनी कारगुजारियों से खाकी को बदनाम करने में लगे हैं। अब देखना है कि इन मामलों में जांच के बाद पीड़ितों को कब इंसाफ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये तमाम मामले पुलिस की वर्दी पर किसी दाग से कम नहीं। जरूरत है कि सही जांच हो और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सही एक्शन लिया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी।